साथियों, आप लोग का जो आज का त्रैमासिक एग्जाम यानी 2 जुलाई 2026 का जो साइंस का पेपर होने वाला है, ये पेपर के आज हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। चलिए एक एक करके सभी लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इनमें जो है टोटल 20 लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 10 लघुत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। चलिए आपका पहला देखते हैं। आप लोग जो इसमें से 10 बना लीजिएगा, हम 20 बता दिए हैं। पहला है कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित करें। यानी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। ये हो गया आपका पहला का आंसर। बस आप इतना ही आंसर लिखिएगा, आपको जो इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। यानी सिर्फ फोकस का परिभाषा पूछा था गोलीय दर्पण का, और फोकस का परिभाषा हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तल और अवतल दर्पण के तीन तीन उपयोग लिखें। यानी उत्तल और अवतल दर्पण के तीन तीन उपयोग लिखें। ये क्वेश्चन आपका दूसरा है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग लिखेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए करते हैं, सड़कों पर तीखी मोड़ पर सुरक्षा के लिए करते हैं, दुकानों में सुरक्षा के लिए करते हैं। किसका उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं दाढ़ी मूछ बनाने में। क्या करते हैं? दाढ़ी मूछ बनाने में। डॉक्टर जो है आँख, नाक, कान, गले की जांच करने के लिए करते हैं। उसके बाद गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च में समांतर बीम पाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। टोटल 10 आंसर का जवाब देना है, 20 में से 10 आंसर आपको जवाब देना है। ये दूसरा आंसर हो चुका है। तीसरा आंसर देखिए, प्रकाश का अपवर्तन और इसके नियम को लिखें। तो प्रकाश का अपवर्तन और इसके नियम, तो सबसे पहले देखेंगे अपवर्तन क्या है। अपवर्तन किसको कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ और विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं, देखते हैं पहला नियम को। पहला नियम है आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होती है। दूसरा नियम है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए यानी साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। यानी तो ये थी आपका अपवर्तन का। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन अपवर्तनांक क्या है? क्या है अपवर्तनांक? क्या है? तो अपवर्तनांक को परिभाषित करने बोल रहे हैं। तो देखिए, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल को, उस अनुपात को जो है अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस को परिभाषित करें। यानी मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है। तो देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पोल और वक्रता केंद्र यानी सी से होकर गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर लिखें। यानी तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसका जो अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे? तो तीनों का परिभाषा और एग्जाम्पल को हम लोग लिख देंगे। दोस्तों इसमें से जिसका आंसर थोड़ा सा मीडियम में, आप उसका आंसर लिखिएगा। जिसका आंसर छोटा होगा उसका मत लिखिएगा, क्योंकि उसमें नंबर काटने की संभावना हो जाती है। लेकिन जिसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए इसमें देखिए, पारदर्शी का, जिन पदार्थों से प्रकाश पूरी तरह आर पार निकल जाता है तो चीज़ें साफ दिखती है। यानी जिससे प्रकाश जो है पूरी तरह निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और जिन पदार्थों से प्रकाश का कुछ ही हिस्सा बाहर निकल पड़ता है, जैसे धुंधली दिखती है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जिसे घिसा हुआ कांच से यदि हम देखेंगे तो उससे प्रकाश कुछ ही बाहर निकलती है
फिर होता है अपारदर्शी, जिस पदार्थ से प्रकाश बिल्कुल पार नहीं हो सकता है और चीज़ें दिखाई नहीं देता है। जैसे आप देखिए लकड़ी, यदि हम कहीं लकड़ी रख देंगे तो उसका छाँव छाँव बन जाएगा, लेकिन उससे प्रकाश वाप नहीं निकलता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपारदर्शी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषता लिखें। यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी जो दर्पण हमारे घर में होता है उसको ही समतल दर्पण कहते हैं। उसमें हमेशा आपके बराबर का इमेज बनेगा। उसके बाद है कि प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है, यानी बायां भाग और दायां भाग बाईं ओर दिखता है। यानी पार्श्व होता है, यानी बाएं भाग दाईं ओर और दाईं भाग बाईं ओर दिखता है, यानी उल्टा दिखता है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देके समझाइए। ये आपका 8 नंबर प्रश्न है। तो उत्तर लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, यानी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और उत्पादक कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? अभिकारक और उत्पादक कहते हैं। और उनके सूत्र और संकेतों द्वारा संक्षेप में दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी उसका सूत्र और उसका संक्षेप में दिखाना, उसका संकेत और सूत्र को संक्षेप में दिखाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है? पानी बनता है। यानी एग्जाम्पल ऐसे लिखिएगा, H2 + O2 बराबर क्या होता है? H2O बनता है। क्या होता है? H2O बनता है। आप इस तरह लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक अकेले नए उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण का कोयला का जलना। कोयला का जलना क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, एक रासायनिक अभिक्रिया के फायदे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या फायदा है? इससे समय और कागज की बचत होती है, क्योंकि अभिक्रिया को बड़े वाक्यों के बजाय छोटे वाक्यों में सूत्रों में लिखा जा सकता है। पूरे विश्व में जो है एक ही तरह के संकेत का उपयोग होने के कारण वैज्ञानिक आपस में जानकारी साझा करने में आसानी होती है। यानी पूरे विश्व में यदि Fe मतलब लोहा होता है यहाँ पे भारत में, तो पूरे विश्व में Fe का मतलब लोहा ही होगा। और इससे होता है कि इससे अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान और मोल का सटीक गणना करने में आसान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विकृत गंधिक खाद्य पदार्थ क्या है? यानी जब तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हवा में खुला रखा जाता है तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इससे ही जो है और वे खराब हो जाते हैं, और जो भोजन को विस्तृत और गंधीय खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक, अगला 12वां प्रश्न है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? यही ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो चलिए इसका देखते हैं। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और अवकरण किसको कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसे अवकरण कहते हैं। लेकिन यदि दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी नोट में आप लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया, उदाहरण सहित लिखना अवक्षेपण अभिक्रिया को। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी जलीय विलयन आपस में मिलकर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस ठोस को जो है अवक्षेप कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? परिभाषित करें। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है कि ऐसी समीकरण जिसमें तीन तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है, उससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, उसे रासायनिक समीकरण संतुलित कहते हैं। यानी तीर के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो शरीर को विभिन्न जैविक प्रक्रिया जैसे चलना, सोचना, बोलना, बढ़ना के लिए ऊर्जा देने के लिए जो है हमें पोषण अनिवार्य है। और दूसरा है कि नई कोशिका के निर्माण और टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए भी जो है ये अनिवार्य है। तीसरा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर बीमारियों से रक्षा करने के लिए भी पोषण अनिवार्य है। फिर अगला 16वां प्रश्न है कि मृतजीवी पोषण क्या है? तो मृतजीवी पोषण क्या है? इसका आंसर लिखिएगा कि पौधे की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पौधे, मृत जानवरों या कार्बनिक पौधे से तरल रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं।
उदाहरण में आप कवक, मशरूम, ब्रेड, बैक्टीरिया ये सब लिख सकते हैं। फिर 17वां प्रश्न है कि मुख्य श्वसन अंग के नाम लिखें। यानी मुख्य श्वसन अंग यानी कौन से जीव किस श्वसन अंग से अपना श्वास लेते हैं। पहला मछली है जो गिल्स और गलफड़े से लेते हैं। फिर मच्छर कीट है जो श्वास रंध्र और ट्रेकिडिया से लेते हैं। केचुआ है जो नम त्वचा से लेते हैं। मनुष्य जो फेफड़े से लेते हैं। फिर 18वां प्रश्न श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, यानी श्वसन जो है जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम लोग को श्वसन क्यों आवश्यक है। भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा एटीपी प्राप्त करने के लिए श्वसन अनिवार्य है। यानी बिना श्वसन के शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिससे जीव की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए श्वसन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करने वाली संरचना क्या क्या हो सकती है। तो इसके श्वसन तंत्र की मुख्य रूप से इन अंगों से मिलकर बनता है, जैसे नासाद्वार यानी नाक, ग्रसनी, ट्रेकिया, श्वसनी और श्वसनिकाएं, उसके बाद फेफड़े, डायफ्राम, इन सब चीज़ों से बनकर क्या बनता है, श्वसन अंग यानी श्वसन तंत्र बनता है। फिर अगला प्रश्न है कि वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। क्या है, वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों को उल्लेख करें या लिखें। तो फर्स्ट है इसका कार्य रक्त को छानना, यानी रक्त को कौन छानता है, तो वृक्क यानी किडनी छानता है। तो रक्त में मौजूद हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को छानकर मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना किसका काम है, वृक्क का। दूसरा है जल संतुलन, यानी शरीर में पानी और लवणों की मात्रा को नियंत्रित रखना। तीसरा है पीएच संतुलन, यानी शरीर के तरल पदार्थों के अम्ल क्षार को संतुलित बनाए रखना। दोस्तों ये आप लोग का जो है 20 हम आपको बता दिए। इसमें से आप चुन चुन के 10 गो है लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लीजिए। सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन आपको जस्ट दे रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।